राजस्व कौन बढ़ा रहा है? मेरे भैया, इस शराब की दुकानें चल रही हैं, अगर ये नहीं चल पाती स्वयं में बंद हो जाती। लेकिन सरकार चलेगी, सरकार का तंत्र चलेगा, शराब का ठेका रहेगा तो सरकार का तंत्र चलेगा। अगर कोई दुकान चल रही है, किसी मोहल्ले में कोई दुकान चल रही है, तो इसका मतलब उसे मोहल्ले वालों का समर्थन प्राप्त है। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं? यहाँ पे कारतूसों की बात हो रही है, कुछ हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। वो प्लास्टिक का हथियार सर, वो प्लास्टिक का हथियार था, वो इंडिकेशन था कि भालू से बचाएं आप लोगों को। मैं प्लास्टिक का हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ। आप कारतूसों की बात कर रहे हो, हथियार उठाने की बात कर रहे हो, बारूद की बात कर रहे हो। वो कोई राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेके खड़ा। मोदी जी ने नहीं बोला था कट्टे की बात नहीं की थी कि कट्टा यहाँ बिहार में चलता है, इसका राज चलेगा, उसका राज चलेगा। बिल्कुल कट्टावाद से मुक्त कराने की बात कही थी हमने। वो लोग साफ तौर पे इस बात को लेकर कहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का देख रहे हैं, बीजेपी में जो गुटबाजी है वो आप नहीं देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता को जेल में आप बंद करेंगे, ये उचित नहीं है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के अगेंस्ट में जा रहा है। प्रदेश सरकार के जो मुखिया धामी जी जब वो बोलते हैं तो दोनों में कंट्रोवर्सी दिख रही है। वो आपको नहीं दिखता गुटबाजी है? हमारे यहाँ हमेशा जो संवाद होता है, चाहे वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ कार्यकर्ता कोई भी संवाद करता है, कोई भी सलाह सुझाव देता है, सरकार उस पर अमल करती है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उनके मन में अलग चीज़ आएगी कि हाँ भाई सरकार हमारी है, फिर भी हमें जो है जेल में डाल दिया जा रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि मेरे कार्यकर्ताओं का सबका मन एक है। नहीं, क्या मन है, क्या मन है, मतलब किसके साथ है? वो धामी जी के साथ है या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ है। लेकिन जब पार्टी में दो लोग अलग अलग विचार रखेंगे तो पार्टी कार्यकर्ता किसी न किसी एक विचार के साथ ही तो जुड़ेगा। मेरे भाई, ये व्यक्तियों की यात्रा नहीं है, ये पार्टी की यात्रा है, विचार की यात्रा है। गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा आपका प्राइमरी नहीं है। अरे गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ग्रीष्मकालीन नहीं तो पूर्णकालिक, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमेशा के लिए बना दो, वही परमानेंट बना दो। दिक्कत क्या है? पहाड़ों का विकास किस बात पे होगा सर जब तक राजधानी नहीं बनाएंगे उसको? सब लोग, यूकेडी ने साफ तौर पे इस मुद्दे को कहा। तो कांग्रेस और बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है और डिनाई भी नहीं कर रही है। हम यूकेडी थोड़ी है सर। भारतीय जनता पार्टी आप हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो या तो एक्सेप्ट करना चाहिए तो डिनाई कर देना चाहिए कि हाँ या तो हम नहीं बनाएंगे या तो हम बनाएंगे। ये ग्रीष्मकालीन बनाने का क्या मतलब है सर? भारतीय जनता पार्टी अपने सही समय पर अपनी बात कहेगी। आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी विकास की प्रायोरिटी है। विकास में राजधानी, गैरसैंण को राजधानी बनाना नहीं। ये तो आज उस गरीब की चिंता है, उसके बच्चे को रोजगार देना है कि उन्हें मेहनत करने की आदत खत्म हो जाएगी, उनकी आदत बन जाएगी कि सरकार देगी तो हम चलेंगे। और वो कहावत ये है कि सर जब मुफ्त में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। फिर कमाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे सर? फिर तो हमारा देश जो हम सशक्त बनाने की बात करते हैं, सशक्त कैसे बनेगा सर? मेरे मित्र, मेरे गरीब का मजाक मत उड़ाओ। नहीं सर, मजाक नहीं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली देते रहेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम देश जो है विकसित करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा देश बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम मुफ्त में देते रहेंगे लगातार। कब तक देते रहेंगे? एक टेन्योर तो सेट कीजिए कि हाँ भाई 5 साल के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं, हम 10 साल के लिए दे रहे हैं। एक चीज़ तो सेट होगा सर, तब जाकर के तो देश आगे बढ़ेगा। मैंने तो कहा मेरा वो गरीब उन सभी योजनाओं का तब तक पात्र बना रहेगा जब तक वो अपने पैरों पर पूरा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरह से सशक्त नहीं हो जाता। हमारा देश या हमारे आपकी जो अभी तौर तरीके हैं, जो प्रक्रिया है, इसमें क्या हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम इतने वर्षों तक लगातार मुफ्त हम देंगे, इतने वर्षों तक हम सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतने वर्षों में हम आपको सशक्त बना देंगे। वो टेन्योर डिसाइड करके हमको दे देना चाहिए जिससे कि आगे चल करके उनके लिए बेहतर हो। देखिए, इसका टेन्योर डिसाइड नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, जब गैस की सब्सिडी आती थी, अब काफी कम हो गई है। गैस का सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया सर। गैस की जब सब्सिडी आती, पहले कम हो गया था, अभी बढ़ गया सर। ये भी बता रहा हूँ सर, विकास में तो लो पूरी बात। जब गैस की सब्सिडी आती थी, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जो लोग समर्थ हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो अपनी सब्सिडी छोड़े। किसके हक में छोड़े? गरीब के हक में छोड़े। ठीक हो गया। लेकिन ये बात तो उस गरीब के हाथ में रहने दो ना। उस गरीब के हाथ की बात अपने हाथों में क्यों लेना चाहते हो? उसका भाग्य का निर्धारण आप क्यों अपने हाथों में करना चाहते हो? उसको करने दो ना। उसकी डोर भी अपने हाथ में रखोगे। मतलब ये है कि सरकारों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि कितने वर्षों में क्या कर देना चाहिए। की डोर गरीब के हाथ में रहने दो। सरकार ने शुरू किया था तो कुछ सोच समझ के शुरू किया था कि वोट मिलेगा सर। सरकार की योजनाओं का लाभ उसे अगर मिल रहा है, उसको अगर हम कुछ सोड़ा देकर उसके जीवन का, उसके आगे आने वाली यात्रा के प्रति हम सहयोग कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं।
दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सर ज्योति प्रसाद गैरोला जी राज्य मंत्री हैं आप, और आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़्यादा हुआ है, कांग्रेस सरकार में कम होता है क्या? मैंने तो यह नहीं कहा। आपने कहा ना सर कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है आज का वो यही तो है कि 4 साल में हमने। मैं अपने विकास की बात करने आया हूँ। इन 4.25 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगभग 2,00,000 करोड़ के काम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। और 2,00,000 करोड़ के काम किन किन क्षेत्रों में विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी एक यात्रा की वानगी आपके सामने रखने आया हूँ। और मुझे लगता है कि विकास के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उन सभी सूचकांकों पर, उन सभी विषयों पर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतरी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ आगे बढ़ रही है और 1.25 करोड़ जनवासियों को, जनता को उसका लाभ दे पा रही है। जैसे विकास के सभी सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, जो युवा हैं UKSSC को लेकर के धरने पे बैठते हैं, उपनल के जो लोग हैं वो धरने पे बैठते हैं, धरना कंटिन्यूसली हो रहा है। शराब के ठेके बंद कराने के लिए लोग धरने पे बैठते हैं, ये विकास है? देखिए, अगर युवा धरने पर बैठ रहा है और रोजगार के लिए बैठ रहा है तो मेरे पास कहने के लिए बनता है कि हम 27,000 युवाओं को सरकारी रोजगार देने का काम करते हैं। और अगर यही ट्रैक रिकॉर्ड आप पिछले वर्षों में, हम 25 साल की रजत जयंती मना रहे हैं, इन 4 वर्षों की रोजगार यात्रा और बाकी सालों की रोजगार यात्रा आप कंपैरिजन कीजिए। अगर 27,000 लोगों को हम पारदर्शी तरीके से रोजगार दे देते हैं और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा देते हैं, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र एक विकास की गाथा है। तो फिर युवाओं को धरने पे बैठने की जरूरत क्या होती है? देखिए, ठीक है, वो प्रदेश के युवा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। 1,06,000 बच्चा उस परीक्षा को देता है। 1,06,000 परीक्षार्थियों के द्वारा कोई विषय भार नहीं आता। ठीक हो गया। एक सेंटर में परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद एक विषय, वो भी पूरा विषय नहीं, पूरा पत्र नहीं, पूरा पेपर नहीं, पत्र का, उस पेपर का 5वां भाग बाहर आता है। उस बाहर आने के विषय को लेकर युवाओं में एक असंतोष आता है, एक भ्रम की स्थिति आती है। वह भ्रम उनको धरने पर बैठाता है। हमारी जिम्मेवारी है। युवा सिर्फ भ्रम में आकर के युवाओं ने धरना देना शुरू किया था। युवा अपने परिश्रम के आधार पर 27,000 नौकरियों को भी प्राप्त कर रहा है, अपने परिश्रम के आधार पर कर रहा है। मैंने कहा ना, जो लोग उसको दूर करने का काम हमने किया। देखिए कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा संस्कार है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बेझिझक उस धरने पर सीधे जाते हैं, युवाओं के उन विषयों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, आपके मन में शंका है, भ्रम है, हम दूर करेंगे, हमारा दायित्व है। तुरंत CBI जांच की घोषणा होती है, परीक्षा रद्द होने की घोषणा होती है। हमने उस काम को किया है, हम कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जो लोग शराब के ठेके बंद कराने की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो आंदोलन अलग अलग जगहों पे हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है, ऋषिकेश में हो रहा है, कई जगहों पे हो रहा है, आपको नहीं लगता कि प्रदेश सरकार को यह भी देखना चाहिए कि ये तो बंद करा ही देना चाहिए? कम से कम दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है। मेरे भैया, पूछने वाले को यह भी देखना चाहिए कि शराब का ठेका क्या आपके विधि मान्य मानकों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मानकों को पूरा कर रहा है, और निश्चित तौर पर मानिए यह शराब के विषय है, दूसरे विषय हैं, बड़े संवेदनशील विषय हैं, आपके राजस्व प्रबंधन के विषय को भी लेकर इसमें जोड़ा जाता है, और ये राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। राजस्व का बड़ा सोर्स है, लेकिन इसको लेकर के अगर मान लीजिए महिलाएं अगर सड़कों पर हैं और उससे समाज में बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं सर। ये तो आप शराब का ठेका खुला भी है और ये भी हम कह रहे हैं सड़क की दारू पी करके सड़क पर गाड़ी मत चलाओ, तो यह बहुत अच्छा स्रोत नहीं है, ये आप और मेरे लिए नहीं है, लेकिन सरकार का राजस्व तो इसमें लगातार बढ़ रहा है। लोगों का नुकसान भी तो हो रहा है सर, लोगों की जो बीमारियां हो रही हैं या जो लोग एक्सीडेंट करेंगे उसमें आपको नहीं लगता बहुत बड़ी समस्या अपने आप में? सड़क सुरक्षा के विषय पर उनका ध्यान रखा जाता है, और जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनका चालान भी होता है।
तो सर अगर अगर मूल जड़ को ही उन जगहों से हटा दिया जाए जिससे कि समस्या जनित ना हो, तो क्या ये अच्छी चीज रहेगी फिर? वो तो मूल जड़ तो मेरे मित्र हमारी तुम्हारी मानसिकता है। क्या जड़ क्या है? जड़ पीना जड़ है या पीने का स्वभाव रखना जड़ है? जड़ क्या है? अब मैं कह सर, अगर 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 ओपन ही ना हो सर, अगर ठेका खुलेगा ही नहीं तो कोई खरीदेगा ही नहीं। बहुत आसान है कहना, बहुत आसान है कहना, बहुत आसान है कहना। देखिए ये छोटा सा राज्य है, नवोदित राज्य है, इस राज्य के अपने राजस्व के संसाधन हैं। एक बार आप जनमत संग्रह करा लीजिए, आप करा लीजिए। राजस्व लगातार लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है मुझे बताओ, इसका जवाब दीजिए। राजस्व कौन बढ़ा रहा है? मेरे भैया, इस शराब की दुकानें चल रही हैं, अगर ये नहीं चल पाती स्वयं में बंद हो जाती। लेकिन सरकार चलेगी, सरकार का तंत्र चलेगा, शराब का ठेका रहेगा तो सरकार का तंत्र चलेगा। अगर चल रही है दुकानें, अगर कोई दुकान चल रही है, किसी मोहल्ले में कोई दुकान चल रही है, तो इसका मतलब उसे मोहल्ले वालों का समर्थन प्राप्त है कि नहीं है? तो सर वही मोहल्ले के लोग तो आकर के बोल रहे हैं कि बंद करो, वही उसी मोहल्ले के लोग तो आकर के बोल रहे हैं। वही मोहल्ले के लोग आगे बोल रहे हैं कि इसको खुलवा। ऐसा नहीं है। देखो, समाज में अलग अलग प्रकार की दृष्टि रखने वाले लोग अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ विषय उसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग एक पक्ष से देखते हैं। और ठीक है, बहुत आसान है चीजों को कहना। तो आप अभी कुछ समय पहले मीडिया को बाइट देते हुए आपने कहा था कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है, गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। तो सवाल यह है, क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? आप कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसका नेता दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करता है, और हाइड्रोजन बम फोड़ते फोड़ते वो कितनी बार कांग्रेस को फोड़ गया और कितनी बार आगे फोड़ेगा कुछ पता नहीं है। यहाँ पे कारतूसों की बात हो रही है, कुछ हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। सर वो प्लास्टिक का हथियार, सर वो प्लास्टिक का हथियार था, वो इंडिकेशन था कि भालू से बचाएं आप लोगों को, वरना उसे बचाने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा। उन्होंने ये बात बोली है। मैं प्लास्टिक का हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ। आप कारतूसों की बात कर रहे हो, हथियार उठाने की बात कर रहे हो, बारूद की बात कर रहे हो। वो कोई राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेके खड़ा था? मोदी जी ने नहीं बोला था, कट्टे की बात नहीं की थी कि कट्टा यहाँ बिहार में चलता है, इसका राज चलेगा, उसका राज चलेगा। बिल्कुल, कट्टावाद से मुक्त कराने की बात कही थी हमने कि जो लोग कट्टावाद के आधार पर इस संस्कार को लेके, इस विकृति को लेकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे हम मुक्त कराएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि यह कट्टावाद वाले की पार्टी के लोग हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कैसी अपनी प्रवृत्ति बना रहे हो भैया? कैसा राजनीतिक दल चलाने की बात कर रहे हो? तो इस प्रकार की हिंसक संस्कारों के साथ चलाने वाले जो लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें करने वाले लोग हैं। हरक सिंह जी, हरीश रावत जी को फूका कारतूस बोलते हैं। हरीश रावत जी हरक सिंह जी को विष पुरुष बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर आपको मत एक लग रहे हैं क्या? वो लोग साफ तौर पे इस बात को लेकर कहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का देख रहे हैं, बीजेपी में जो गुटबाजी है वो आप नहीं देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता को जेल में आप बंद करेंगे, ये उचित नहीं है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के अगेंस्ट में जा रहा है। प्रदेश सरकार के जो मुखिया धामी जी जब वो बोलते हैं तो दोनों में कंट्रोवर्सी दिख रही है। वो आपको नहीं दिखता गुटबाजी है? हमारे यहाँ हमेशा जो संवाद होता है, चाहे वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ कार्यकर्ता कोई भी संवाद करता है, कोई भी सलाह सुझाव देता है, सरकार उस पर अमल करती है। तो सर वही तो चीज है। वो अगर कांग्रेस के लोग एक दूसरे को सुझाव दे रहे हैं कि भाई ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, तो वहां पर आप गुटबाजी देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई बोल दे रहा है तो यहाँ पर गुटबाजी नहीं देख रहे। मित्र, विष पुरुष कहना सुझाव देना है, फूका कारतूस कहना सुझाव देना है। अगर ये सुझाव की श्रेणी में तो भाई ऐसी कांग्रेस को मुबारक हो। तो बीजेपी का जो स्टेटमेंट है एक दूसरे का, वो सही है। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री जो बोलते हो ठीक है, ऐसा कह रहा है भैया। यहाँ तो सरकार के विकास को लेकर प्रदेश सरकार पे सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार पे, धामी जी की सरकार पे सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं कि भाई आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है आप जेल में डाल दे रहे हैं। विकास के विषयों को लेकर बातें साझा होती हैं, और वो जब साझा करते हैं उसके पीछे का जो भाव निहित है वह प्रदेश का विकास है। उसके पीछे का जो मर्म है ना, वो प्रदेश का विकास है। आपको नहीं लगता कि इस चीज से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उनके मन में अलग चीज आएगी कि हाँ भाई सरकार हमारी है, फिर भी हमें जो है जेल में डाल दिया जा रहा है? तो मुझे तो यही लगता है कि मेरे कार्यकर्ताओं का सबका मन एक है,
नहीं, क्या मन है, क्या मन है, मतलब किसके साथ है? वो धामी जी के साथ है या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ है। वह कमल की यात्रा से यहाँ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के विचार और आचार के आधार पर जुड़ा हुआ है। लेकिन जब पार्टी में दो लोग अलग अलग विचार रखेंगे तो पार्टी कार्यकर्ता किसी न किसी एक विचार के साथ ही तो जुड़ेगा। मेरे भाई, ये व्यक्तियों की यात्रा नहीं है, ये पार्टी की यात्रा है, विचार की यात्रा है। ये समझना पड़ेगा। ये बहुत गहरा मर्म है। उसी विचार को आगे फॉरवर्ड करने वाले जो लोग हैं सर, उनके विचारों से ही तो इंसान उसको एक्सेप्ट करेगा। मैंने कहा ये व्यक्तियों की यात्रा है ही नहीं, यह विचार की यात्रा है, यह राष्ट्रीय विचारों की यात्रा है, राष्ट्रीय भावों की यात्रा है, राष्ट्रीय संस्कारों की यात्रा है। उसके साथ उससे प्रभावित होकर कार्यकर्ता जुड़ता है और कार्यकर्ता उसके साथ अपनी यात्रा को तय करता है। 27 में आपके हिसाब से लग रहा है, चूंकि 2 बार लगातार हो गया, 10 साल जो है भारतीय जनता पार्टी को हो जाएंगे, तो 27 में क्या लग रहा है आपको? चूंकि आपने कहा कि वहां पर अलग चीजें हैं, कांग्रेस में जो अब टीम बनी है, लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस की बहुत बढ़िया टीम, बहुत अच्छी टीम बन गई है और साथ में भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, इससे कांग्रेस की सरकार आने की संभावनाएं हैं। ये कौन लोग कहते हैं? कांग्रेस को लोग कह रहे हैं सर, जनता में बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं। हाँ, तो उसी जनता ने समय समय पर अलग अलग चुनाव में कांग्रेस को उसका स्थान दिखाने का काम किया है। ठीक है, यह जो नई टीम है, यह नई टीम पहले भी थी, अलग रूप में भले ही रही हो, लेकिन ये पहले भी यही खिलाड़ी मौजूद थे और इसी टीम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से बाहर बैठाने का काम किया है। यकीन मानिए, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2027 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। सर, आखिरी सवाल, गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा, मतलब राजधानी बनाने की जो बात है, ये बीजेपी उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी, आगे लेकर के जाएगी कि नहीं लेकर जाएगी? मतलब बीजेपी के माइंडसेट में क्या गैरसैंण को राजधानी बनाने का एजेंडा है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया कि नहीं किया? अब जितने भी प्रकार के संवेदनशील विषय हैं, गैरसैंण को राजधानी बनाना है नहीं बनाना है और जो अन्य प्रकार के विषय हैं, वो सभी दल बैठकर आपस में सलाह करके, इस पर सभी दल बैठेंगे, लोग बैठकर इसमें आपस में सलाह करके, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, अभी हमारी प्राथमिकता है राज्य में विकास के सभी सूचकांकों में अपने प्रदेश को आगे रखना, इस प्रदेश को 2047 की विकसित भारत की यात्रा में सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करना और उस 2047 में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए जो आवश्यक विषय हैं उनको पूरा करना। तो इसका मतलब यह है रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा आपका प्राइमरी नहीं है। अरे, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ग्रीष्मकालीन नहीं, वो तो पूर्णकालिक, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमेशा के लिए बना दो, वही परमानेंट बना दो। दिक्कत क्या है? पहाड़ों का विकास किस बात पे होगा सर, जब तक राजधानी नहीं बनाएंगे उसको? सब लोग, यूकेडी ने साफ तौर पे इस मुद्दे को कहा, तो कांग्रेस और बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है और डिनाई भी नहीं कर रही है। हम यूकेडी थोड़ी है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी आप हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो या तो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो डिनाई कर देना चाहिए कि हाँ, या तो हम नहीं बनाएंगे या तो हम बनाएंगे। ये ग्रीष्मकालीन बनाने का क्या मतलब है सर? भारतीय जनता पार्टी अपने सही समय पर अपनी बात कहेगी। आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी विकास की प्रायोरिटी है। विकास में राजधानी, गैरसैंण को राजधानी बनाना नहीं है। मुझे तो आज उस गरीब की चिंता है, उसके बच्चे को रोजगार देना है। मुझे तो आज वंचितों की चिंता है, मुझे तो उन दलितों की चिंता है जिनको आवास उपलब्ध कराने हैं। तो इन सारी चिंताओं को पूरा करेंगे, उसके बाद अन्य विषयों में ध्यान देंगे। ये जो फ्री बाइस दिए जाते हैं लोगों को, 5-5 किलो जो राशन दिए जा रहे हैं, ये राशन देना देश के विकास के लिए बेहतर है या ठीक नहीं है सर? अगर हम उनको कुछ दे रहे हैं, ये कहाँ से विकास में बाधक हो गया? अगर हम किसी के जीवन को, उसके जीवन के उन्नयन के लिए, उसके आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए उसको हम एक भरोसा दे रहे हैं, उसको हम एक विश्वास दे रहे हैं, तो ये कहाँ से गलत हो गया? और उसको लगातार इसलिए दे रहे हैं ताकि उसकी जो यात्रा है अपलिफ्टिंग की, ऊपर बढ़ने की, आगे चलने की, उस यात्रा में डिस्टरबेंस ना हो। तो वो अपलिफ्टिंग करने का काम कब तक करेंगे सर? तब तक करेंगे जब तक उसके हाथ सशक्त नहीं होंगे, मतलब कुछ ऐसा रहेंगे। वो एक व्यक्ति के रूप में, वो एक परिवार के रूप में,
जब पूरी तरह से सशक्त हो जाएगा, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा, उसको चाहे राशन के विषय हो, उसको चाहे आवास के विषय हो, उसके मान और सम्मान के विषय हो, उसके रोजगार और स्वरोजगार के विषय हो, उसके जीवन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में विकास की उन सभी रोशनियों को शामिल करने का काम करो। मुझे लगता है विकास की वो परिभाषा तभी पूरी हो पाएगी। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उन्हीं सपनों को, उन बातों को साकार करने का काम कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना अच्छी बात है, उनके लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर लगातार देते रह गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिव्यांग बना देंगे उन्हें, कि उन्हें मेहनत करने की आदत खत्म हो जाएगी, उनकी आदत बन जाएगी कि सरकार देगी तो हम चलेंगे। और वो कहावत ये है कि सर जब मुफ्त में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को, फिर कमाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे सर? फिर तो हमारा देश जो हम सशक्त बनाने की बात करते हैं, सशक्त कैसे बनेगा सर? मेरे मित्र, मेरे गरीब का मजाक मत उड़ाओ। नहीं सर, मजाक नहीं, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली देते रहेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम देश जो है विकसित करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा देश बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम मुफ्त में देते रहेंगे लगातार। कब तक देते रहेंगे? एक टेन्योर तो सेट कीजिए कि हाँ भाई 5 साल के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं, हम 10 साल के लिए दे रहे हैं। एक चीज तो सेट होगा सर, तब जाकर के तो देश आगे बढ़ेगा। मैंने तो कहा ना, मेरा वो गरीब उन सभी योजनाओं का तब तक पात्र बना रहेगा जब तक वो अपने पैरों पर पूरा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरह से सशक्त नहीं हो जाता। हमारा देश या हमारे आपकी जो अभी तौर तरीके हैं, जो प्रक्रिया है, इसमें क्या हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम इतने वर्षों तक लगातार मुफ्त हम देंगे, इतने वर्षों तक हम सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतने वर्षों में हम आपको सशक्त बना देंगे। वो टेन्योर डिसाइड करके हमको दे देना चाहिए, जिससे कि आगे चल करके उनके लिए बेहतर हो। देखिए, इसका टेन्योर डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो गरीब है उसके जीवन में जब हम तमाम खुशियां भरने का हम काम करेंगे, हम उसके बच्चे की भी चिंता कर रहे हैं, हम उसके आगे के भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं, हम उसके नौनिहालों की चिंता कर रहे हैं, उसके हर सपने में वो एक नए रंग भरने का हम काम कर रहे हैं। और जब वो पूरी तरह से सशक्त हो जाएगा, तो वही तो कह रहा हूं, पूरी तरह से सशक्त कितने वर्षों में होगा सर? मेरे भाई, जब गैस की सब्सिडी आती थी, अब काफी कम हो गई है। गैस का सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया सर। गैस की जब सब्सिडी आती, पहले कम हो गया था, अभी बढ़ गया सर। ये भी बता रहा हूँ सर, विकास में तो लो पूरी बात। जब गैस की सब्सिडी आती थी, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जो लोग समर्थ हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो अपनी सब्सिडी छोड़े। किसके हक में छोड़े? गरीब के हक में छोड़े। ठीक हो गया, छोड़ी लोगों ने, क्योंकि वो सक्षम थे। मैं वही कहता हूं कि जब लोगों को लगेगा कि मैं सक्षम हूं, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं, अब मुझे इस योजना की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही गिव अप करेगा, अपने आप छोड़ेगा। लेकिन ये बात तो उस गरीब के हाथ में रहने दो ना। उस गरीब के हाथ की बात अपने हाथों में क्यों लेना चाहते हो? उसका भाग्य का निर्धारण आप क्यों अपने हाथों में करना चाहते हो? उसको करने दो ना, उसकी डोर भी अपने हाथ में रखोगे। मतलब ये है कि सरकारों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि कितने वर्षों में क्या कर देना चाहिए। गरीबों की डोर गरीब के हाथ में रहने दो। सरकार ने शुरू किया था तो कुछ सोच समझ के शुरू किया था कि वोट मिलेगा सर। सरकार की योजनाओं का लाभ उसे अगर मिल रहा है, उसको अगर हम कुछ थोड़ा देकर उसके जीवन का, उसके आगे आने वाली यात्रा के प्रति हम सहयोग कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। ठीक है, देखते हैं कि भाई जो ये सरकार जो राशन दे रही है आप लोग को, ये राशन देते देते आपके हित में कितना बेहतर होता है, या आपके लिए बाधक होता है, या ये देश के विकास में बाधक होता है या सहयोगी होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम ऐसे बात करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ कर्नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया।